नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। क्विबाइव नेटवर्क में आपका स्वागत है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं और ट्रंप के लिए तो एक बड़ा मौका तो है ही, और साथ ही साथ पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप पर टिकी हुई है कि आखिरकार ट्रंप की ये दूसरी पारी कैसी होगी। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विदेश मामलों के खास जानकार, और ट्रंप पर एक खास पुस्तक इन्होंने लिखी भी है और उनका नाम है रविंद्र सचदेव। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ट्रंप का ये दूसरी पारी कैसी रहेगी और ट्रंप किस तरह से पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ पाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल रहेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। और ये ट्रंप की जो दूसरी पारी रहेगी, यानी कि दूसरी बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और बन रहे हैं, ऐसे में ट्रंप की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता ट्रंप की तो ये रहेगी, व्हाइट हाउस में पहुंचते ही, जिसको ये कहता है डीप स्टेट, यानी कि अमेरिकी सरकार के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने पिछली बार इसकी सरकार में इसके ऑर्डर्स को नहीं माना, डिले करा इसकी पॉलिसीज को, या फिर जब ये सत्ता से बाहर था, FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इत्यादि, जिन्होंने इसके ऊपर केसेस चलाए, तो इसका यह मानना है कि मेरे को सबसे पहले तो इस डीप स्टेट को एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं करा तो मैं राष्ट्रपति बन के जो भी ऑर्डर दूंगा, मेरा कोई ऑर्डर आगे चलेगा ही नहीं। जी, ये बड़ी तो सबसे पहली इसकी जो फोकस होगी वो ये होगी, जिसको ये डीप स्टेट कहता है, उसको निकाल फेंकना। और उसके अलावा, क्योंकि ट्रंप जो चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने काफी कुछ ऐसी बातें कही हैं कि वो इस बात को, यानी कि जब वो जीत कर आएंगे तो उन सब बातों पर अमल करेंगे, पूरा करेंगे। तो एक बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने जो अपना कैबिनेट चुना है, कैबिनेट आखिरकार जो ट्रंप का जो कैबिनेट है वो क्या है, और किस तरह से ट्रंप को पूरी तरह से अपने कैबिनेट से सपोर्ट मिलेगी? देखिए, ट्रंप ने जो कैबिनेट चुना है अब की बार, ये इसने उन लोगों को चुना है केवल और केवल जो कि इसके 100% लॉयल है जी। ये पहली जो इसकी सरकार बनी थी 2017 में, उस समय क्योंकि ये नया था, पहली बार था, तो जो पुराने रिपब्लिकन लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने काफी को सजेस्ट करके कैबिनेट मंत्रालय दिलवाए थे कि भाई इसको अटॉर्नी जनरल बना लो, इसको ऐसा बना लो, जिसके चलते आगे जाके काफी कुछ ट्रंप के ऑर्डर्स को उन लोगों ने माना नहीं है, उसकी लॉयल्टी उतनी नहीं थी जितनी ट्रंप चाहता था। अब की बार ट्रंप जो आ रहा है, ये उस गलती से सीखा हुआ है, तो इसने डिसाइड कर लिया कि मैं जिसको भी हायर करूंगा, सबसे पहला उसका टेस्ट होगा कि वो मेरा 100% से ज्यादा लॉयल है। 1 सेकेंडली, बाकी अब जिनको ये चूज कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, 3 तरह के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इसकी कैबिनेट में। एक तो दिख रहे हैं जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स अपने को मानते हैं, इडियोलॉग्स, जैसे कैश पटेल, जिसको FBI दिया जा रहा है, वो राइट विंग इडियोलॉग है। इस तरह के, इसके अलावा बिलियनियर्स, जो इनके जैसे ट्रेजरी सेक्रेटरी है, एजुकेशन सेक्रेटरी है, काफी सारे इसकी कैबिनेट पोजीशंस उनको जा रही हैं, जो कि बहुत ही वेल्दी और रिच लोग हैं और उसके सपोर्टर हैं, इसके कैंपेन में उन्हें पैसे दिए हैं और 100% लॉयल है। और तीसरी कैटेगरी जिसको ये चुन रहा है, उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि सेलिब्रिटीज हैं। जी। जैसे आप देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी जो इसका है, नॉमिनेट कर रहा है जिसको, वो फॉक्स न्यूज में एंकर है इतने सालों से। तो इस तरह की भी कुछ शख्सियतें हैं जो कि सेलिब्रिटीज हैं, कुछ बिलियनियर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आइडियोलॉजी या पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, परंतु इन सब में एक कॉमन चीज है कि ये 100% ट्रंप के लॉयल है। यानी कि लॉयल्टी ही ट्रंप का, जो अपने कैबिनेट का ट्रंप ने चुनाव किया है, उसमें लॉयल्टी ही खासतौर पर प्रमुखता रही है, प्राथमिकता रही है। लेकिन एक बात और भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं, वो भी काफी संख्या में ट्रंप का जो कैबिनेट है उसमें वो रहेंगे। तो वाकई इससे भारत को क्या फायदा होगा, और जो भी भारतीय मूल के लोग हैं उनकी साख और शख्सियत कैसी है? देखिए, 2 चीजें डेफिनेटली, इस भारतीय मूल के कई एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स इसकी सरकार में कैबिनेट रैंक में आ रहे हैं। विवेक मूर्ति देखिए, विवेक रामास्वामी देखिए, वो चाहे कैबिनेट नहीं है बट अहम रोल है, एलन मस्क के बराबर का रोल उसको दिया जा रहा है, उसकी डिपार्टमेंट जो कि सरकार के खर्चे रोकेगा। फिर यहाँ आपके कैश पटेल हैं, हरमीत धिल्लन है, जिसको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बनाया गया सिविल राइट्स का,
उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। तो ये डेफिनेटली अचीवमेंट है भारतीय मूल के लोगों की अमेरिका में। परंतु हमें यह सोचना या मानना कि अगर अमेरिकन कोई है जो भारतीय मूल का है तो उससे भारत को कोई फायदा होगा, मेरे ख्याल से वो गलत फहमी हमें नहीं पालनी चाहिए। जी, ये बड़ी बात आपने कही। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो भी कैबिनेट में होता है, जो भी मिनिस्टर होता है, वो सिटीजन तो उस देश का है, तो वो अपने देश की प्राथमिकता को देखेगा। इनफैक्ट इसका एक रिवर्स नुकसान भी होता है, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, तो भारत के प्रति अगर वो थोड़ा नरम रवैया दिखाएंगे तो उनको अपने देश के अंदर पॉलिटिकल ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी कि देखो ये भारत को फेवर कर रहा है। इसके चलते भारतीय मूल के जो नेता होते हैं, अमेरिका में नहीं दुनिया भर में, वो बल्कि भारत के प्रति जरा ज्यादा टाइट रहते हैं, ताकि उन पे लांछन ना आए कि भारतीय मूल होने के कारण ये इंडिया को कुछ एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हैं। अच्छा, तुलसी गामाट भी एक मतलब पद मिला है, और उसके अलावा कैश पटेल भी हैं। तो कैश पटेल को लेकर काफी कुछ कवायद चल रही है कि वो एफबीआई में आमूलचूल सुधार लाएंगे, और जो अमेरिका का डीप स्टेट है, जिससे वर्ल्ड के यानी कि विश्व के काफी ऐसे देश हैं जो कहा जाए कि कंसर्न हैं, तो क्या वाकई में कैश पटेल एफबीआई को पूरा क्लीन करेंगे और डीप स्टेट का वाकई खात्मा हो पाएगा? कैश पटेल प्रयास करेगा, और ट्रंप का भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका सबसे पहला एजेंडा है कि ये डीप स्टेट को मैं निकालूं। परंतु हमें डीप स्टेट के बारे में एक बात समझनी चाहिए। जब ट्रंप और अमेरिका के अंदर डीप स्टेट की बात होती है, उसका मतलब होता है अमेरिकी सरकार में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट में सीनियर एफबीआई के लोग, अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट में सीनियर डिफेंस के लोग, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में सीनियर डिप्लोमैट्स, ऐसे लोग जो कि ट्रंप के एजेंडा को अपोज करते हैं। तो जब ट्रंप और कैश पटेल और सारे मागा कंजर्वेटिव्स डीप स्टेट कहते हैं अमेरिका के अंदर, उनका मतलब है ये ऑफिशियल्स जो कि सरकार के अंदर हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं, परंतु ट्रंप को अपोज करते हैं। तो उनको एलिमिनेट करना इनका डेफिनेटली मुद्दा रहेगा, क्योंकि इनको यह है कि अगर हमने इनको नहीं निकाला, रूट आउट किया, तो हम जो भी चाहे पॉलिसी बनाएं, ऑर्डर इशू करें, हमारे ऑर्डर नहीं आगे चलेंगे। तो प्रयास तो होगा पूरा, परंतु ये आइडेंटिफाई करना कि कौन ऐसा है जो कि डीप स्टेट है, कुछ आसान भी होगा, काफी मुश्किल होगा। तो कुछ चुनिंदा पर्सनालिटीज को तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको निकालने की। प्रॉब्लम ये फेस करेंगे कि काफी सारे जो लोग हैं, ये सरकारी ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो सरकारी ऑफिसर को दुनिया में किसी भी टर्मिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आसान नहीं रहेगा इन ऑफिशियल्स को सीधे फायर करना। हालांकि इनकी लिस्ट में, इनके हिसाब से, कल जो पहला दिन होने वाला इसकी इनॉग्रेशन, उसके बाद चंद दिनों में ही ये हजारों लोगों को नौकरी से बर्खास्त करेगा, जिसे ये कहता है डीप स्टेट। अब वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऑर्डर इशू कर देगा, वो मामला कोर्ट्स में जाएगा, तो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। परंतु हां, ये कुछ ऑफिशियल्स को काफी हद तक दबा देंगे, उनकी पोस्टिंग कर देंगे। जिस डिपार्टमेंट में अगर वो अहम डिपार्टमेंट में है, उसको उठाकर किसी इनसिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे जी। तो इस तरह के टेक्निक्स भी अपनाएंगे। एक बड़ा मुद्दा यह है कि एलन मस्क जो कि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के काफी सहयोगी रही हैं, फंडिंग भी दिया है, सहयोग भी किया है, हर तरह से मदद किया है। और यही नहीं, अब पूरा जो बात सामने आ रही है कि वो ट्रंप के ब्लू आइड बॉय है और उनको एक प्रतिष्ठित पद भी दिया गया है। लेकिन एलन मस्क का रोल क्या होगा, क्योंकि अभी रोल की शुरुआत नहीं हुई है। उससे पहले ही उन्होंने एक नया नारा दिया है कि मेक यूरोप ग्रेट अगेन। तो एक तो पहले था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो एलन मस्क अमेरिका से बढ़कर यूरोप जा रहे हैं। तो क्या उनका जो ट्रंप के प्रशासन में मस्क का हस्तक्षेप बढ़ेगा, और इस बढ़ने से क्या ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? जी हां, बिल्कुल। अंदाजा तो है एलन मस्क एक ऐसी शख्सियत है कि वो भी काफी एरियाज में अपनी इंटरफेरेंस लाएंगे, इंटरवेंशन लाएंगे। परंतु सबसे पहला जो उसे रोल मिला है अमेरिकी सरकार में, ट्रंप ने जो दिया है, उन्हें एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया गया है, उसका को हेड बनाया गया विद रामास्वामी। उस डिपार्टमेंट का फोकस है कि अमेरिकी सरकार का जो सालाना बजट होता है करीब $6.5 ट्रिलियन, और अमेरिकी सरकार का जो रेवेन्यू आता है, टैक्स आते हैं, करीब 4 ट्रिलियन आते हैं। तो अमेरिकी सरकार का बजट डेफिसिट जो है साल करीब 2 से $2.5 ट्रिलियन हो गया है, जिसको वो डेट लेते हैं और अमेरिका का डेट पेमेंट बढ़ता जा रहा है। तो उसको जो सबसे अहम रोल दिया गया है
वो ये है कि अमेरिकी सरकार का खर्चा कम किया जाए, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट कटिंग की जाए। तो एक तो वो उसका रोल होगा। अब उसमें कितना करेगा, वो कितना कर पाएगा, कितने डिपार्टमेंट को एलिमिनेट कर देगा, या कहेंगे कि इस डिपार्टमेंट में 10,000 नहीं होने चाहिए, केवल 2,000 एम्प्लॉयज होने चाहिए, वो सारा वो करेंगे। जमीनी तौर पे क्या आएगा कह नहीं सकते। और इस डिपार्टमेंट की जो सनसेट है, यानी कि ये कल से परसों से शुरू हो जाएगा डिपार्टमेंट, ये 4 जुलाई 2026 तक रहेगा। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का 250वां जन्मदिन है। तो ट्रंप ने ये कहा है कि ये डिपार्टमेंट अगले 1.5 साल अपना काम करेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। भाई जो इसने रिपोर्ट बनानी है, जो जो इसकी रिकमेंडेशन हो जानी चाहिए, तो ये इनका आइडिया है। तो एक तो मस्क का वो अहम रोल रहेगा कि अमेरिकन सरकार की री गवर्नमेंटिंग, पूरी गवर्नमेंट दोबारा कैसे बना सकते हो, ब्यूरोक्रेसी को हटाओ, ब्लॉकचेन यूज करो, ये वो इत्यादि, वो एक रोल रहा। उसके अलावा यस, मस्क का ऑफिशियल रोल नहीं, ऑफिशियल रोल कुछ ये भी रहेगा मस्क का कि जो ट्रंप के अपॉइंटमेंट्स कर रहा है जिनको अपनी कैबिनेट में, उसमें भी मस्क अपना रोल प्ले कर रहा है, एडवाइजरी कि किसको कौन सी पोजीशन मिले। अभी ट्रेजरी सेक्रेटरी की जो बात हो रही थी उसमें ट्रंप ने, मस्क ने काफी इन्फ्लुएंस किया जो जिसको सेलेक्ट किया गया। इसके अलावा यस, मस्क जो है दुनिया भर में जहां उसे या तो इंटरेस्ट दिखता है या अपने बिजनेस के कारण या जिस भी कारण, वो इंटरफेयर करेगा आइडियोलॉजी के कारण, राइट विंग। जैसे आप यूरोप की बात कर रहे हैं, उसने मेक यूरोप ग्रेट अगेन तो भी नारा दे दिया है। ऐसे नारे बहुत और निकलेंगे, ये भी निकलेगा मेक एशिया ग्रेट अगेन, जी जी, ठीक है ना, या मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। उसने ऑलरेडी जर्मनी में कहा है कि जर्मनी की जो राइट पार्टी है उसको जीतना चाहिए। उसने यूके में कहा है कि यूके की जो फार राइट पार्टी है उसे जीतना चाहिए। तो ये इस तरह की टिप्पणियां भी करेगा और ये कुछ इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, जो कि बड़ा डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया खासकर ट्विटर कंट्रोल करता है। जी, और पैसे हैं तो कुछ पैसे डाले किसी कंट्री में, सोशल मीडिया में डाले तो कंट्रीज की ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंटरफेयर कर सकता है। एक आप अपने रोहिन जी ने आपने एक किताब लिखी है ट्रंप पर, और नाम भी है ट्रंपोटोमिया। ये बड़ी अच्छी बुक है, और इस किताब में रविंद्र सचदेव जी ने सब ट्रंप की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, ट्रंप का एक कहा जाए कि ट्रंप का शाइक क्या है, माइंडसेट क्या है, और ट्रंप किस तरह से काम करेंगे, इन सब की विस्तृत जानकारी उन्होंने अपनी इस किताब में दी है। तो वाकई इस किताब का सार क्या है, और वाकई इसके किताब को पढ़कर क्या वो कोई ट्रंप से डील करने में आसानी होगी? जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, इनफैक्ट इस किताब में शायद वही आंसर है। इस किताब का सार ये है कि ट्रंप की शख्सियत कैसी है, वो डिसीजंस कैसे लेता है, वो सोचता कैसे है, उसका एक तरह से हमने साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया है। अमेरिका की कल्चर क्या है आज की तारीख में, अमेरिका की कल्चर राइट की तरफ चली गई है, राइट। और ट्रंपोटोपिया यानी कि ट्रंप का यूटोपिया क्या है। और इस किताब में करीब ये 600 पेजेस की किताब है, करीब 1/3 पेज तो है कि ट्रंप से डील कैसे करा जाए। ट्रंप अपने को कहता है आई एम मास्टर ऑफ द डील, ओके, यानी कि मैं डील बनाने में मास्टर हूं। तो इसके साथ कैसे नेगोशिएट किया जाए, और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप भी बहुत माहिर हैं। एक थियोरी होती है गेम थियोरी, तो गेम थ्योरी की अप्रोच लेके इससे कैसे नेगोशिएट किया जाए। इसका न्यूयॉर्क स्टाइल देखिए, इसकी जो परवरिश हुई जब ये ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बना 1980 के दशक में न्यूयॉर्क में, इसका रियल एस्टेट बिजनेस इत्यादि, तो न्यूयॉर्क की बिजनेस कल्चर कैसी है, वहां का नेगोशिएटिंग स्टाइल कैसा है, न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे व्हीलिंग डीलिंग ब्लफिंग होती है, एक दूसरे को दबाना, धमकियां दे करके, नॉट क्रिमिनल धमकियां बट बिजनेस की धमकियां दे करके कैसे अपनी डील बनाना अपने फायदे के लिए। तो ट्रंप का नेगोशिएटिंग स्टाइल इस तरह की चीजों का है। तो इस किताब में कि ट्रंप से